गुड इवनिंग बच्चों, मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार सम्मेलन विद्यालय बिजली का विकासखंड शासनी से आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर हूँ। हालांकि मैंने अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 में प्रवेश पाने वाले बच्चों के लिए विज्ञान का कोर्स समाप्त कर दिया है, फिर भी कोई कमी ना रह जाए इसलिए मैं और टॉपिक्स पर छोटे छोटे क्वेश्चंस का वीडियो भेजता रहूँगा जिन्हें आप पढ़ते रहें। और जल्द ही हम आपकी टेस्ट सीरीज शुरू कराने जा रहे हैं बच्चों, तो आप पूरा मन लगा के पढ़ें। तो आइए आज हम देखते हैं विज्ञान विषय में संबंधित वायु से कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो कि परीक्षा में अक्सर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है बच्चों, माने ज़्यादा से कम के क्रम में कौन कौन सी गैसें हैं बच्चों। तो आप देखते हैं नाइट्रोजन 78%, उससे कम ऑक्सीजन 21%, उससे कम ऑर्गन 0.93% और उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.0002%। अगला देखें, हरित गृह प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो बच्चे अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा देंगे उनको इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे जिसमें कथन दिए होंगे, उसके बाद उनकी व्याख्या और उसके बाद में विकल्प। आर्गन गैस वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है बच्चों। दूसरा कथन है, जब कार के धुएं से वायुमंडल में कार्बन का स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे बच्चों कि जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि आर्गन का प्रतिशत जो है 0.93% है। तो आर्गन गैस वायुमंडल फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस गैस पैदा करती है, ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। गलत है बच्चों, यह काम कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है। और दूसरा है, जब कार के धुएं से कार के धुएं से मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें वायुमंडल में कार्बन का स्तर बढ़ाती हैं और इससे भूमंडलीय तापन होता है बच्चों, जो कि पृथ्वी का गर्म होना भूमंडलीय तापन कहलाता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, तो उसमें केवल दूसरा कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे कि वर्षा, कोहरा तथा ओलावृष्टि वायुमंडल की किस परत में होती हैं बच्चों। तो ये क्षोभ मंडल में होती हैं और इस क्षोभ मंडल की ऊंचाई इंटरनेट के अनुसार 13 किलोमीटर ऊंचाई होती है। कहीं कहीं ये प्रश्नों में 18 किलोमीटर भी दी गई बच्चों, लेकिन आप इसको 13 किलोमीटर याद कीजिए क्योंकि ये इंटरनेट के अनुसार है, हमने अभी नेट पर देखकर आपको बताया है। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं बच्चों, तो समताप मंडल 50 किलोमीटर ऊंचाई। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में आते ही जलने लगते हैं। तो मेसोस्फीयर या मध्य मंडल में आते ही उल्कापिंड बच्चों तारों के टूटे हुए पिंड होते हैं जो पृथ्वी की सतह पर नीचे आने पर जलने लगते हैं और मध्य मंडल में आते ही वो जलने लगते हैं। कौन से कथन सत्य हैं या कौन सा कथन सत्य है, अगर दोनों सही है तो कौन से और एक सही है तो कौन सा। जलवायु वायुमंडल की प्रत्येक घंटे की तथा प्रतिदिन की स्थिति है। दीर्घ काल में किसी स्थान की औसत जलवायु उस स्थान का मौसम बताता है। तो बच्चों दोनों कथन गलत हैं इनमें से। जलवायु वायुमंडल की प्रत्येक घंटे की स्थिति नहीं बताती और दीर्घ काल में किसी स्थान की औसत जलवायु उस स्थान का मौसम बताता है, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। हम प्रतिदिन जिस ताप पर अनुभव करते हैं वह पृथ्वी का तापमान होता है। सूर्य से आने वाले ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है सूर्य ताप कहलाता है या आतपन कहलाता है। सूर्य ताप की मात्रा पृथ्वी पर हर जगह एक समान होती है। तो बच्चों इसमें दूसरा कथन सत्य है और ऊपर और पहला और तीसरा गलत है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन या सूर्यताप कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन, कथनों एवं कारणों पर विचार करें। कथन 1, गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। पहला कथन है, व्याख्या देखिए, इसका कारण है रीजन। दिन के समय में एसफाल्ट से बनी सड़कें, कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। तो बच्चों एसफाल्ट कोलटार का एक प्रोडक्ट होता है। एसफाल्ट या कोलटार से बनी सड़कें, कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। गांव में अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत होता है। ऊपर वाला कथन सही है और नीचे का कथन जो है ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अर्थात देखो ए है
गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। ये सही है। अब आर व्याख्या कर रहा है इसकी, दिन के समय में एस्फाल्ट यानी कि कंक्रीट उससे कोल tar से बनी सड़कें एवं कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं, तो ये सही है। यानी ए और आर दोनों सही है। आर वाला पॉइंट जो है ए की सही व्याख्या स्पष्टीकरण है। तो बच्चों इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन देखा 8वां, वायुदाब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वायुदाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब। पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। सत्य है बच्चों। हम इसका अनुभव नहीं करते क्योंकि वायु दाब हमारे ऊपर सभी दिशा में समान लगता है। ये भी सत्य है बच्चों। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता है, तो ये भी सत्य बच्चों। तो तीनों कथन इसमें सत्य हैं। तो आप देखेंगे कि ये तीनों कथन ही सत्य हैं। 9वां क्वेश्चन, उच्च दाब क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र की गति की पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की गति को क्या कहते हैं? तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर जब हवा चलती है तो उसे पवन कहा जाता है, गति को पवन कहा जाता है बच्चों। तो ये वायु पर आधारित कुछ क्वेश्चन थे। इसी तरह के क्वेश्चन बच्चों श्रेष्ठा स्कीम में भी आते हैं, और आप जो अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा देंगे उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे जिनमें आपको सोचने पर मजबूर होना पड़े। आप सोचें, विचार करें, उसके बाद ही उत्तर लिखें। अगला टॉपिक देखते हैं इसमें हम बच्चों, यह है जल यानी वाटर। टॉपिक वाटर, अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। इसमें जल वाले टॉपिक को हम इसमें ही कवर कर दे रहे हैं। अब इन सभी प्रश्नों को बच्चों लिखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और पूरा वीडियो सुना कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर भी करें, ताकि हमारा जो काम है जो बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा जिन तक, उन तक भी पहुंचे। तो देखते हैं जल क्या है बच्चों। तो जल एक रासायनिक यौगिक है। ये एक केमिकल कंपाउंड है जल, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O। जल के किस गुण के कारण जलीय पौधे जीवित रहते हैं बच्चों? तो वो होता है ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता। अब इसे समझिए, पारदर्शिता क्या है। अगर पानी में पारदर्शिता नहीं होगी तो जल के भीतर जो जलीय पौधे होते हैं वे श्वसन नहीं कर पाएंगे बच्चों, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं हो पाएगी, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। इनमें से कौन सा हाइड्रोफिलिक नहीं है? हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दो तरह के कंपाउंड होते हैं बच्चों। हाइड्रोफिलिक वे होते हैं जो पानी में नहीं घुलते मिलते, और हाइड्रोफोबिक वे होते हैं जो पानी से दूर हटते हैं। तो इसमें वसा और तेल जो है ये पानी में नहीं घुलते, तो ये हाइड्रोफिलिक हो गए। इनमें से कौन से हाइड्रोफिलिक हैं? अब कौन से कंपाउंड है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, अम्ल, क्षार, प्रोटीन, DNA, ये सभी हाइड्रोफिलिक यानी पानी में घुलनशील होते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल में कितना पानी मीठा है? मीठे जल से मतलब यहाँ चीनी डाला हुआ पानी नहीं है। ऐसा पानी जिसमें लवणों की मात्रा अत्यंत कम हो, वो 2.7% बचा है बच्चों। जैसा कि हम कहते आ रहे हैं कि 3% पानी धरती पर पीने योग्य है, तो वो 2.7% ही है। क्वेश्चन नंबर 6, सभी ज्ञात पदार्थों में किसके बाद पानी में दूसरे स्थान पर उच्चतम विशिष्ट ताप क्षमता होती है? देखो, पूरी भाषा पढ़ के भाषा से क्वेश्चंस को उलझाया जाता है, तो आप ध्यान से पढ़ें। सभी ज्ञात पदार्थों में यानी जितने भी एलिमेंट्स अब तक जाने जा चुके हैं उनमें से किसके बाद, कौन से एलिमेंट के बाद पानी में दूसरे स्थान पर उच्चतम विशिष्ट ताप क्षमता यानी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी स्पेशल ताप क्षमता कौन से दूसरे पदार्थ की होती है पानी के बाद? तो वो है अमोनिया यानी NH3। ये एक ठंडी गैस होती है जो कोल्ड स्टोर में यूज की जाती है बच्चों। लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड में जल अपने अधिकतम घनत्व तक पहुंचता है। यह व्यवहार और किस में देखा गया है? माने 4 डिग्री पर कौन सा ऐसा पदार्थ है जो अपने अधिकतम घनत्व पर या कठोर अवस्था में पहुंचने लगता है? तो वो पिघला हुआ सिलिका एक तत्व है बच्चों। कौन सी तिथि में वर्ल्ड वाटर डे विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बच्चों ये 22 मार्च, प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखेंगे, कठोर जल में क्या नहीं होता बच्चों? तो कठोर जल में क्लोरीन नहीं होता है। कठोर जल से मतलब यहाँ ठोस जल नहीं है, ना ही ऐसा जल है जिसे काटा जाए। कठोर जल का मतलब जिसमें लवण अधिक मात्रा में होते हैं।
अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या किया जाता है बच्चों? तो जल को उबाल कर दूर कर सकते हैं, चूना मिलाने से दूर होता है और सोडियम कार्बोनेट मिलाने से दूर होता है। 3 विधियां हैं अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए। जल की स्थायी कठोरता कैसे दूर की जाती है बच्चों? तो जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट के द्वारा, पंपिएटेड विधि द्वारा या कार्बनिक आयन विनिमय द्वारा, ये 3 विधियों द्वारा जल की स्थायी कठोरता को दूर करते हैं। तो ये वायु और जल पर आधारित बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो परीक्षा में बहुत अधिक संख्या में और बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। आप इनको याद करते रहिए, पढ़ते रहिए। कल इतवार है 18 तारीख, 20 तारीख के से हम आपकी टेस्ट सीरीज चालू करेंगे बच्चों। तो आप पूरा मन लगा के पूरे मनोयोग से तैयारी कीजिए, परीक्षा में आप निश्चित सफल होंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू।